जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में वो सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि अकाउंट किसे कहते हैं, या अकाउंटिंग करते समय कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पीडीएफ बना के रखा है, नोट्स बना के रखा है, उससे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है अकाउंटिंग टर्म्स। तो देखिए, अकाउंटिंग टर्म से सबसे पहला ऑप्शन है वो है हमारा अकाउंट। क्या है? अकाउंट। और देखिए, अकाउंट के बारे में बताया क्या जा रहा है। अकाउंट किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन का एक स्टेटमेंट जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस या इनकम पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ईटीसी। अब इसका मतलब है समझने की कोशिश करना क्या मैं बता रहा हूं। मतलब यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है कि बिजनेस में जो अकाउंट शब्द है, ठीक है, तो बताया जा रहा है अकाउंट किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट होता है। अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, तब आपको यह क्लियर समझ में आ जाएगा कि उसके बाद से क्या मतलब है। देखो होता क्या, मैंने आपको पिछले क्लासेस में समझाया था कि एक बिजनेस है, ध्यान देना। एक बिजनेस है, ठीक है, और सपोज ये बिजनेस जो चल रहा, वो चल रहा किसके नाम से? एएसके ट्रेडर्स के नाम से। क्लियर है? तो होता क्या है, अब एएसके ट्रेडर्स, आप बताइए, यह व्यापार में क्या करेंगे? कभी गुड्स को परचेज करेंगे। क्या करेंगे? परचेज करेंगे। तो जो परचेज कर रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सौदा। क्या होता है जी? सौदा। और जो सौदा हमेशा दो व्यक्तियों के बीच होता है। किसके बीच होता है? दो व्यक्तियों के बीच होता है। और वो भी उसको किस में मेजर किया जाता है? मनी के रूप में मेजर किया जाता है। ठीक है। अब चलिए, यह क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो सेल क्या है इनके लिए? ये भी एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब ये बताओ, ट्रांजैक्शन क्या करेंगे? वो अपने आप से करेंगे क्या? अपने आप से बेचेंगे क्या? नहीं। खरीदेंगे अपने आप से खरीदेंगे क्या? नहीं। मतलब हमेशा दो पक्ष होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष, दो लोग रहते हैं। मतलब एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला, एक पेमेंट करने वाला, एक रिसीव करने वाला। तो जो भी हम व्यापार में परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, यह सब एक प्रकार का क्या कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये बोला गया है कि अकाउंट, जो भी हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिसका सीधा प्रभाव किसमें पड़ता है? बोलिए। एसेट्स पे और लायबिलिटीज पे, और किस पे? एक्सपेंस पे, और किस पे? इनकम पे। अब एसेट्स किसे कहते हैं, लायबिलिटीज किसे कहते हैं, एक्सपेंस किसे कहते हैं, और इनकम किसे कहते हैं, हम अगले क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बस इतना समझो, अगर कोई पूछे अकाउंट किसे कहते हैं तो जवाब दे सकते हो। अकाउंट किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन के एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एसेट्स, मतलब ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, या किसी ना किसी एसेट्स पे प्रभाव पड़ेगा, या लायबिलिटीज पे, या एक्सपेंस पे, या इनकम पे। ठीक है, इसी हम बोलते हैं क्या? अकाउंट। क्लियर है सबको? ट्रांजैक्शन मैं समझाना चाहता था तो मैं आपको ट्रांजैक्शन समझा दिया। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सौदा, लेन देन। ठीक है ना? और लेन देन हमेशा दो व्यक्तियों के बीच करते हैं, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला बताया जा रहा बिजनेस। और बिजनेस में हाल ही में पहले दिन पढ़ाया था कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। और बिजनेस को मुख्य रूप से तीन भाग में
बांटा गया है। पहला ट्रेडिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा सर्विसेज। तो मैंने अब कल ही के क्लासेस में इसको समझाया था कि ट्रेडिंग के व्यापारी ऐसे व्यापारी होते हैं जो बना बनाया किसी निर्माता कंपनी से क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं और अपना मार्जिन ऐड करके क्या कर लेते हैं, उसको सेल कर देते हैं। ऐसे व्यापारी ट्रेडिंग के कैटेगरी के व्यापारी होते हैं। और मैंने फिर से नेक्स्ट बताया था मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे व्यापारी किसी गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं, निर्माण करते हैं और तब अपना मार्जिन ऐड करके बेचते हैं, उसे मैन्युफैक्चरिंग का व्यापारी कहते हैं। मैंने इसके भी बारे में समझाया था। और उसके बाद से सर्विसेज मैंने बताया था, इसमें किसी गुड्स पे डील नहीं की जाती है, सर्विस पे डील की जाती है, ठीक है। और ऐसे व्यापारी को सर्विसेज के व्यापारी के कैटेगरी में रखा गया। तो हमने आपको डिटेल में इसको समझाया था, तो इसमें ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट के बारे में समझते हैं। अगला देखिए हमारा है प्रोप्राइटर। थोड़ा सा ये गड़बड़ लिखा है। अब प्रोप्राइटर का मतलब क्या है, कहा जा रहा है जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है, ठीक है, व्यापार में होने वाले लाभ और हानि के जिम्मेदार होते हैं, वह बिजनेस का प्रोप्राइटर कहलाता है। क्या कहलाता है जी, प्रोप्राइटर कहलाता है। समझना थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए ये जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। आप सपोज इस बिजनेस को स्टार्ट कौन कर रहे हैं, यस के कर रहे हैं। तो इसके ओनर कौन है, यस के है। इसके मालिक कौन है, यस के है। प्रोप्राइटर कौन है, यस के है। तो आप बताइए अगर इन्होंने 5 लाख रुपया लगाया है, या 5 लाख रुपया लगाया, तो समझिए जोखिम ही उठाया है ना। कोई जरूरी है क्या व्यापार हमेशा प्रॉफिट में जाएगा, बोलो, कोई जरूरी है क्या हमेशा व्यापार लॉस में जाएगा। मतलब प्रोप्राइटर किसे कहेंगे, जो व्यापार को चलाने का जोखिम उठाता है। मतलब अब व्यापार को चलाएगा, अगर बढ़िया से चल गया तो हमारा व्यापार प्रॉफिट में जाएगा, अगर थोड़ा सा दिक्कत हो गया तो हमारा व्यापार किस में जाएगा, लॉस में जाएगा। तो प्रॉफिट हो तो भी उसका जिम्मेदार वही है, और लॉस हो तो उसका जिम्मेदार वही है। अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए सर का बिजनेस है, ठीक है। तो अगर व्यापार को चलाते हैं तो प्रॉफिट होगा तो वही जानते कितना प्रॉफिट है, लॉस होगा तो वही जानते कितना लॉस हो रहा है। तो जोखिम कौन उठा रहा है, वो उठा रहा है, ठीक है। हम लोग तो इम्प्लाई है, हम लोग काम करते हैं और टाइम से वो सैलरी देते हैं, जिस हिसाब से वो मैनेज करना करते हैं। लेकिन रियल में उनको पता चलता है उन्हीं को ना कि कितना का प्रॉफिट में गए हैं या कितने का लॉस में गए। अरे किसी दुकानदार की बात कर ले, जो दुकान को चलाता है उसी को तो पता चलता है कि हमारा व्यापार प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। तो जोखिम ही उठाता है वो। बस आपको ना यही बोला गया है कि प्रोप्राइटर का मतलब क्या है, कि यहाँ पे देखो बताया जा रहा, जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है और व्यापार में होने वाले लाभ और हानि का जिम्मेदार होता है, वो बिजनेस का प्रोप्राइटर कहलाता है। यूं कह लो, वो बिजनेस का स्वामी कहलाता है, ठीक है। मतलब ओनर है, इसे बोल सकते हैं ये बिजनेस का स्वामी है, यही बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है, और लाभ हानि का यही जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। जवाब दे जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यह कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आएगा ना तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए अगला पॉइंट्स क्या है, उसको समझ लेते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है अकाउंटिंग पीरियड। अब देखो अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या है, देखो बताया जा रहा है कि एक रेगुलर पीरियड मतलब समय अवधि जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, ठीक है, वह अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। और अकाउंटिंग पीरियड मंथली, क्वार्टरली और ईयरली का भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको समझना, मतलब इसमें पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है कि जैसे जो हमारा व्यापार है या क्या है, जो हमारा ये बिजनेस है, तो बिजनेस में क्या होता है, एक फिक्स टाइम मांगा जाता है, समय अवधि माना जाता है क्या। तो जो बिजनेस का अकाउंटिंग टाइम पीरियड होता है
वह होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। क्या समझे? अगर 1 अप्रैल 2022 में चालू हुआ तो 31 मार्च 2023 तक जाएगा। मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड का समय अवधि माना जाता है वह माना जाता है बिजनेस के लिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो इस समय जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 22 और 23। बोलो 22 और 23। मतलब कोई भी अकाउंटिंग इस समय कर रहा होगा उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा होगा? 22 और 23। मतलब 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हो गया है और यह फाइनेंशियल ईयर कहां तक जाएगा? 31 मार्च 2023 तक। फिर से नया फाइनेंशियल ईयर कब आएगा? 1 अप्रैल 2023 और कहां तक जाएगा? 31 मार्च जी 2024। यही फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। ठीक है। और पहले तो स्कूल देखते थे आप लोग, जो स्कूल खुलते थे जुलाई में, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। वो भी बिजनेस के कैटेगरी में है, तो बोला गया उसको भी अप्रैल से स्टार्ट करिए। भले बीच में लाके आप छुट्टी कर दे रहे हो ठीक है, लेकिन जो कई लोग मंथली भी देख लेते हैं, क्वार्टरली मतलब 3 महीने पे एक बार देख लेते हैं, और कई बार 1 साल में एक बार देखते हैं। तो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो साल भर में एक बार वो चेक करते हैं। ठीक है। जो छोटे हैं वो मंथली भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्वार्टरली भी चेक कर सकते हैं। तो यह बोला गया अकाउंटिंग पीरियड। अगर कोई पूछे अकाउंटिंग पीरियड का समय अवधि क्या है तो क्या जवाब देंगे? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी सौदा करते हैं, ठीक है, जो भी रिपोर्ट तैयार होता है वो उस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग तैयार करते हैं, और वह जिस फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजेक्शन रहता है उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। 1 अप्रैल से चालू होगा 31 मार्च तक जाएगा। अब मई में करते हैं तो मई का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जून में कर रहे हैं तो जून का रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, जुलाई में कर रहे हैं जुलाई का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बोला क्या जाएगा? 1 अप्रैल से ले 31 मार्च तक क्या बोला जाएगा? यह 2022 से लेकर 23 का फाइनेंशियल ईयर का है, मतलब 22 से 23 का है, मतलब इस साल का ये रिपोर्ट है। ठीक है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड बताया जा रहा है। क्लियर है सबको? इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद से नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। तो देखो बताया जा रहा है कि ऐसे सभी अकाउंट का समूह जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसे ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट्स ऑफ अकाउंट कहा जाता है। अब ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। मतलब यहाँ पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे बेटर तरीके से हमें टैली में आना पड़ेगा। एंटिटी, हाँ, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखो, एंटिटी का सिंपल शब्दों मतलब समझो। एंटिटी का सिंपल शब्दों मतलब यह है कि खुद का एक अस्तित्व। ठीक है ना? खुद का एक अस्तित्व। जैसे आपको बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि एंटिटी, थोड़ा सा इसको ध्यान से कर देते हैं। एंटिटी एक पर्सन है या पार्टनरशिप हो सकता है या बिजनेस या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है, जिसका एक लीगल और सेपरेट एक्सटेंस अस्तित्व मौजूद है। ठीक है। जैसे राजेश ज्वेलर्स, ठीक है, ब्रिधि ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। मीन्स मतलब क्या है? पहले समझो अस्तित्व का मतलब क्या होता है। एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि व्यापार और व्यापार का स्वामी या अदर कोई भी पर्सन होता है, सबका एक अलग अलग अस्तित्व है। अब सबका अलग अलग अस्तित्व का मतलब समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। इसको यहाँ पे चार्ट से मैं समझा रहा हूँ, इसको समझने के लिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। देखो, यह एंटिटी जो शब्द है, या जो जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है। कैसे समझिएगा? जैसे एक बिजनेस है, सपोज बिजनेस है, तो जो बिजनेस है इस बिजनेस को स्टार्ट कौन करता है? बताइए। ऑनर, व्यापार का स्वामी। अब सपोज मान लो व्यापार का स्वामी कौन है? ईएसके। तो ये बोला गया एंटिटी का मतलब समझो। देखो, जो एंटिटी शब्द जो हमारा बनाया गया है इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस का मालिक है दोनों का अलग अलग अस्तित्व है।
मतलब जब बिजनेस का ओनर अपने निजी खर्च के लिए ट्रांजेक्शन करता है तो उसको अलग रिकॉर्ड किया जाएगा, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो उसको अलग रिकॉर्ड किया जाएगा। समझ बात है आपको ना। लेकिन चलो अच्छा एग्जांपल एक और देता हूं, जैसे मान लो हमारा एसके ट्रेडर्स के नाम से व्यापार चलता है और एक मान लो पीके ट्रेडर्स के नाम से चलता है, तो आप बताइए जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे वह इनके बिजनेस के हिसाब से करेंगे कि अपने बिजनेस के हिसाब से करेंगे? हम अपने बिजनेस के हिसाब से करेंगे। तो ये बोला गया कि इनका अस्तित्व अलग है और हमारे व्यापार का अस्तित्व अलग है। मतलब जब इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसके बारे में रिकॉर्ड करेंगे, जो अपने से रिलेटेड करेंगे तो अपने बारे में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जितने हमारे अकाउंट आएंगे, जैसे मान लो रमेश आ गए, रमेश ट्रेडर्स, इसका अकाउंटिंग मतलब इसका अस्तित्व अलग है, इसका रिकॉर्ड हमको अलग करना है। अब मान लो सुरेश आ गए, तो ये इनका अस्तित्व अलग है, इनका रिकॉर्ड हमको अलग करना है। मतलब जितने बिजनेस में अकाउंट होते हैं सबका एक अलग अलग अस्तित्व होता है। जैसे एक बिजनेस के मालिक का और बिजनेस का, मतलब बिजनेस का होता है कि जब मुझसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन करना, सौदा करना, तो बिजनेस में रिकॉर्ड करना। लेकिन आप निजी खर्च के लिए अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, वो आपका निजी खर्च है। भले ही बिजनेस को तुम ही स्टार्ट किए हो, लेकिन इसको अगर रिकॉर्ड करना है बिजनेस में तो अलग अलग एंटिटी मान के रिकॉर्ड करना है। आप कहोगे थोड़ा सिंपल शब्दों में, थोड़ा सा इसके लिए रिकॉर्डिंग थोड़ा बंद कर बोलो। कह रहा कोई पर्सन हो सकता है, हम आप में से कोई हो सकता है, ठीक है, या कोई पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, उसका भी एक अलग अस्तित्व है, ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है, जिसका लीगल लीगल मतलब है ना, बताइए लीगल, जल्दी बताइए कोई कहता है लीगल, हाँ कानूनी एक अस्तित्व होता है, ठीक है उसका। तो ये लीगल मतलब इलीगल बोलते हैं, लीगल बोलते हैं, लीगल मतलब कानूनी, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है जैसे राजेश ज्वेलर्स का एक अलग अस्तित्व है, ठीक है, जो ब्रिजी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड उनका एक अलग अस्तित्व है, ठीक है। तो ये एंटिटी शब्द का मतलब यही होता है। क्लियर है। और ट्रांजेक्शन तो अभी मैं पढ़ाया हूं, ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, सौदा, लेन देन। और बताया जा रहा ना कि जब दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी, देखो एंटिटी फिर शब्द आ गया ना, ठीक है, के बीच होने वाला लेन देन क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन कहलाता है। मतलब क्यों बिजनेस एंटिटी बोला गया है, मतलब दो बिजनेस एंटिटी, मतलब एक आरके ट्रेडर्स और एक रमेश ट्रेडर्स, जब इन दोनों के बीच क्या होता है, लेन देन होता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन कहते हैं, सौदा कहते हैं। फिर से बताया जा रहा है यहाँ पे देखो कि ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी कुछ वैल्यू हो। मतलब बोला हूं मैंने ना कि जब भी हम सौदा करते हैं तो बताओ इस मार्कर पे हम सौदा कर रहे हैं, बताओ मनी के रूप में इसको मेजर किया जाता है नहीं किया जाता है, किया जाता है। मतलब जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उसका कुछ वैल्यू है, भले हम छोड़ दे ना ले तो उसका वैल्यू रहता है ना। यही बोला गया है कोई भी इवेंट करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, उसका कोई वैल्यू होता है, और जिसको किसके रूप में मनी मेजर किया जाता है, मनी के रूप में मेजर किया जाता है। और बताया जाता है कि जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच इन्वॉल्व हो, जैसे परचेज ऑफ गुड्स। तो आप बताओ किसी गुड्स को परचेज करेंगे तो अपने आप से परचेज करेंगे क्या, परचेज करने वाला क्या है, माल खरीद रहे हैं, ठीक है, मतलब गुड्स हो सकता है, सर्विस हो सकता है, परचेज मतलब खरीदना, ठीक है। कहा जा रहा है रिसिप्ट ऑफ मनी, पैसा रिसीव कर रहे हैं तो अपने अपने से पैसा रिसीव करेंगे क्या, कोई पर्सन होगा उससे पैसा हम लोग रिसीव करेंगे, ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अब बताओ पेमेंट अपने को देंगे क्या, नहीं किसी दूसरे को पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो यह बताया जा रहा है आदि कोई भी ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट का ट्रांजेक्शन हो सकता है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि हमें जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, तो हमेशा कैश पे करें, उधार भी हो सकता है, बैंक से भी हो सकता है, लेकिन जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसे ट्रांजेक्शन ही मानेंगे, जब सौदा हो रहा है तो उसे ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। ऐसा मत समझना कि मान लो 5,000 रुपए का माल खरीद रहे और पैसा ना दिए, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन नहीं बोला जाएगा, ट्रांजेक्शन हो गया, आज नहीं तो कल पैसा हमको देना ही देना है, ठीक है। कैश दे दिए तो भी ट्रांजेक्शन, और नहीं दिए प्रेजेंट टाइम में तो भी ट्रांजेक्शन। बस दो शब्द बता सकते हो कि ट्रांजेक्शन मतलब होता है सौदा या दो व्यक्तियों के बीच होता है, ठीक है, और वो भी उसका कोई वैल्यू होता है, उसको मनी के रूप में मेजर किया जाता है, ठीक है ना। और हमेशा दो व्यक्ति के बीच होता है, एक दाया पक्ष एक बाया पक्ष।
क्लियर है ना? तो यह ट्रांजैक्शन मैंने बताया। अब बताइए इसमें से किसी को कोई दिक्कत है? चलिए जो अगला शब्द है वो है हमारा एसेट्स। तो चलो एसेट्स को हम वही पढ़ेंगे, इसके पहले थोड़ा सा हम यहां से समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले समझो, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इस बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हेल्प करता है वह करता है हमारा एसेट्स। क्या करता है जी? एसेट्स। मतलब अगर व्यापार में एसेट्स ना हो तो व्यापार को सुचारू रूप से चलाया नहीं जा सकता, ठीक है। और एसेट्स मतलब क्या होता है जी? संपत्ति। क्या बोलता है जी? जी एसेट्स मतलब होता है संपत्ति। और कोई सिंपल शब्द में बोले बता सकते हो कि एसेट्स व्यापार को चलाने का हेल्प करता है। मतलब एसेट्स के सहारे ही व्यापार को अस्थायी और अस्थायी रूप से चलाया जाता है। अगर व्यापार में एसेट्स ना हो तो व्यापार को हम सुचारू रूप से नहीं चला सकते। अब कहो सर फॉर एग्जांपल, चलो आप बताइए, सपोज मान लो जीआईटी इंस्टीट्यूट हमारा है। अब इस जीआईटी में हमारे लिए एसेट्स क्या है और इसका अभी क्लियर आपको पता चल जाएगा। आप बताइए सबसे पहला जो हमारा एसेट्स है वह हमारा कंप्यूटर। क्या है बाबू? कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर अगर ना हो तो आप बताइए क्या हमारे यहाँ पढ़ने आओगे? क्योंकि आप लोग कंप्यूटर सीखने आए हो और मुझे जरूरी है जब तक मैं कंप्यूटर रखूंगा नहीं मेरे पास लड़के आएंगे नहीं। तो सबसे पहला जो हमारा एसेट्स है यहाँ का ना वो हमारा है कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर एक संपत्ति है हमारा जिसके सारे क्या करते हैं हम लोग? व्यापार को अस्थायी या स्थायी रूप से चलाते हैं। चलो आप बताइए क्या इस बिल्डिंग में हम न रहे बिल्डिंग में तो क्या आप आके आसानी तरीके पढ़ लोगे? बारिश का मौसम है, ठीक है, जब बारिश आएगा भग जाओगे तुम लोग। मतलब इस बिल्डिंग में लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो बिल्डिंग हमारे व्यापार के लिए क्या एक प्रकार का एसेट्स है। बात सर आपको ना, अगर ये बिल्डिंग ना रहे तो बताओ अपने कंप्यूटर को कहाँ रखेंगे? बोलो। और कहाँ कैसे व्यापार को चलाएंगे? चलो मान लो इस गर्मी का मौसम है, ठीक है, जो हमारे फैन है वो क्या है हमारे व्यापार के लिए? एसेट्स है, ठीक है। क्योंकि इतना ज्यादा हुआ है कि अगर मैं व्यवस्था यहाँ पर ना करूँ, इसमें एसी भी मान लो आ गया है, ये हमारे व्यापार के लिए क्या है? एसेट्स है, ठीक है। जिसको आसानी तरीके से मैं लगा लिया हूँ और आपको दिक्कत नहीं होती, आसानी तरीके से आप सर्विस लेते हो। अगर निकाल दूं, चलो जो लाइट है, जो हमने लाइट लगवाया है, ठीक, जो बल्ब है वो हमारे व्यापार के लिए क्या है? एक प्रकार के एसेट्स है। बोलो। इस समय जो हमारा इससे हम जो लिख रहे हैं वो क्या हमारा व्यापार के लिए? एसेट्स है, ठीक है। मतलब व्यापार को चलाने के लिए वो सारी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए हेल्प करती हैं वो हमारे व्यापार के लिए एसेट्स कहलाता है। समझे? अब चलो एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज मान लीजिए एक बिजनेसमैन फोन का व्यापार करना चाहता है, फोन का व्यापार करना चाहता है। तो आप बताओ वो फोन उसके लिए क्या होगा? नहीं, एसेट्स नहीं होगा, गलत है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट टाइम में उसे जिसका व्यापार कर रहा है वो उसके लिए एक गुड्स होगा। क्या होगा जी? गुड्स होगा। और जितने हमारे वो गुड्स हैं जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसे बोलेंगे एसेट्स। तो क्या होता बताएंगे। चलो वो छोड़ दो, आप बताओ वहां पे वह बैठने की व्यवस्था ना करे या वहां पे रैक ना बनवाए या लाइट की व्यवस्था ना करे तो वहां पे हम लोग जाएंगे क्या खरीदने के लिए? वहां पे कोई सुविधा ना हो तो बोलो। मतलब मैनुअल तरीके से क्या है, एक व्यापार को चलाने के लिए जो वस्तुएं हमारा हेल्प करता है वही हमारे व्यापार के लिए एसेट्स कहलाता है। या एक शब्दों में कहना तो कह सकते हो जिसका बेनिफिट फ्यूचर में लेना वो हमारे व्यापार के लिए एसेट्स कहलाता है। अब कहो सर क्या मतलब है? जिसका बेनिफिट फ्यूचर में लेना है वो हमारे व्यापार के लिए एसेट्स कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारा देता हूं। चलिए व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड हमारे व्यापार के लिए क्या एक प्रकार का?
एसेट्स है, मतलब इसका बेनिफिट आज भी ले रहा हूं और फ्यूचर में लूंगा और लंबे समय तक लूंगा। ये कंप्यूटर आज भी ले रहा हूं और कल भी लूंगा और 2-4-10 दिन के बाद भी लूंगा। हाँ, कुछ मेंटेनेंस के खर्च लगेंगे लेकिन इसका इस्तेमाल फ्यूचर में लंबे समय तक लूंगा। मतलब वह सारी वस्तुएं जिसका इस्तेमाल, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, ठीक है, या व्यापार को चलाने के लिए हेल्प करती है, उसी बोलते हैं एसेट्स। ठीक है, आप बताओ ये कितने दिन चलेगा क्या? नहीं, इस बेंच पे जानते हो 5 साल से लड़के पढ़ते हैं। आप पढ़ के चले जाओ, फिर से दूसरा लड़का आएगा बैठ के पढ़ेगा, तुम चले जाओ वो चले जाएगा, फिर से आएगा पढ़ेगा। मतलब हाँ, थोड़ा वो दिक्कत हो सकता है, कभी गिर गया तो टूट गया तो आप बुलाएंगे पढ़ाई को, बनवा देंगे, कुछ खर्चा लगेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं पूरा खराब हो जाएगा, ये लंबे समय तक चलेगा। बस आपको ना, आप बताइए ये भी हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है। ठीक है, यो मार्कर्स जो लिख रहे हैं ना, ये भी हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है। मतलब वह सारी वस्तुएं जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना है, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। लेकिन एसेट्स के 2 टाइप्स होते हैं, इसके भी 2 कैटेगरी बांटे गए हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा करेंट एसेट्स। क्या समझे, एक फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा करेंट एसेट्स। अब देखो फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसका यूज हम लोग लंबे समय तक करते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए करते हैं, और जिसका वैल्यू साल भर में एक बार घटता बढ़ता है, उसे फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। लेकिन जो करंट एसेट्स होते हैं वो सभी वस्तुएं, ठीक है, वो सभी एसेट्स जिसका उपयोग हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं और जिसका वैल्यू लगातार हमेशा घटता बढ़ता रहता है, उसे हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। अब कहो सर 2-4 एग्जांपल बता दीजिए। चलिए, जो व्हाइट बोर्ड हमारा है ना, वो एक फिक्स्ड एसेट्स है। जो बिल्डिंग हमारा है ना, एक फिक्स्ड एसेट्स है। आप बताओ साल भर इसका इस्तेमाल करेंगे क्या, लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे। एक कंप्यूटर साल भर इस्तेमाल करेंगे क्या, लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे। मतलब वो सभी वस्तुएं जो साल भर से ज्यादा या साल भर, ठीक है, सबसे मान लो उसका वैल्यू एक ही बार घटता बढ़ता हो और लंबे समय तक उपयोग करना हो, ठीक है, वो समझ जाना हो हमारे व्यापार के लिए कौन सा एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट। करेंट एसेट जो साल के अंदर ही और प्लस उसका वैल्यू हमेशा घटता बढ़ता रहे, उसमें उतार चढ़ाव हमेशा होता रहे, उसे हम करेंट एसेट बोलते हैं। जैसे कैश, कैश हमारे व्यापार के लिए क्या है, एसेट्स है। तो आज 500 है, कल 10,000 हो सकता है, कल 10,000, परसों 1 लाख रुपए हो सकता है, चौथे रोज 0 रुपए हो सकता है, फिर से 1 करोड़ हो सकता है, फिर से 2 लाख हो सकता है। मतलब बताओ कैश बिजनेस और कैश फ्लो बस एक ही जगह रहेगा क्या, नहीं, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। वो हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। चलो बैंक, बैंक क्या हमारे व्यापार के लिए, जो बैंक हमारे व्यापार के लिए क्या है, वो भी करंट एसेट्स है। कभी बैंक में 500 रुपया, कभी 1,000 हो सकता है, कभी 0 हो सकता है, कभी 2 लाख रुपए हो सकता है। मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसका वैल्यू हमेशा लगातार घटता बढ़ता रहे, फिक्स ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं करंट एसेट्स। जैसे ये मार्कर है, मार्कर हमारे व्यापार के लिए क्या है, करंट एसेट्स है। बहुत चलाऊंगा तो 10 दिन बोलो, लेकिन प्रेजेंट टाइम इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, व्यापार को चलाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा इस्तेमाल करना, फिर इंक डाल लूंगा, थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बहुत चलेगा तो 1 महीना चलाएंगे, उसको फेंकना पड़ेगा। बोलो, इसका भी वैल्यू हमेशा लगता क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, क्रेडिटर्स नहीं, डेबिटर्स। डेबिटर्स वाला समझ रहे हो ना, जो डेबिटर वाला समझा दे रहा हूँ, जितना माल हम कस्टमर को बेचे उधार, वो पैसा हमारे लिए एसेट्स होता है। तो आप बताओ जो कस्टमर को माल बेचे हमेशा फिक्स रहता है क्या, नहीं, कभी आपको उधार मैंने 500 रुपए का दिया है तो बोलेंगे 500 रुपए लेना है। कभी आए 10,000 का खरीद लिए तो 10,000 को उधार दे दिया तो हम बोलेंगे 10,000 लेना है। कभी पूरा पेमेंट कर दिए तो हम बोलेंगे 0 रुपया लेना है, मतलब लेना ही नहीं। ठीक है ना, तो बहुत सारे नाम आ सकते हैं। बोलो, तो यही एसेट्स के बारे में समझाने वाले हैं। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, कल यही सब पढ़ाएंगे आपको। कहाँ से, एसेट्स से समझा दिया हूँ, देख लो, पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। फिक्स एसेट्स लंबे समय के लिए, ठीक है, करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स, दिख रहा आपको ना, हमने बताया आपको, कल इसको फिर से नोट्स मतलब दिलवा दूंगा तो पढ़ लेना आपको। जी बोलो, अगर आपने पैसा लिया हो लगाने के लिए, जी